बॉटनी, वनस्पति विज्ञान क्या है, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों आपको बता दें, क्योंकि शुरुआती समय में पौधों के जीवन का अध्ययन मुख्य रूप से भोजन के रूप में पौधों से संबंधित था, इसलिए इसे वनस्पति विज्ञान के रूप में जाना जाने लगा, जो एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है जड़ी बूटी। दोस्तों वनस्पति विज्ञान के अध्ययन में विशेषज्ञता रखने वाले पहले लोग आदिम औषधि पुरुष और जादूगर थे। उन्हें इन पौधों के बारे में जानना था जो लोगों को मार सकते थे या ठीक कर सकते थे, और वनस्पति विज्ञान सैकड़ों वर्षों तक चिकित्सा के साथ इसका घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ रहा। दोस्तों 16वीं शताब्दी में लोगों ने पौधों का अवलोकन करना और अपने अवलोकनों के बारे में किताबें लिखना शुरू किया। ये लेखक आधुनिक वनस्पति विज्ञान के पिता थे। 19वीं शताब्दी में एक अंग्रेजी वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन के काम ने वनस्पति विज्ञानियों को यह समझने में मदद की कि पौधे और जानवर सरल पूर्वजों से विकसित हुए हैं। दोस्तों उनके काम ने वनस्पति विज्ञानियों को वनस्पति विज्ञान की विशेष शाखाएं स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। इनमें से एक शाखा पौधे की शारीरिक रचना है, जिसका संबंध पौधों की संरचना और उनके आपस में कैसे संबंध हो सकते हैं से है। वहीं पौधों की आनुवंशिकता पर प्रयोग पर यह पता लगाने के लिए किए गए विभिन्न प्रजातियों कैसे बनी और उन्हें कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस अध्ययन को आनुवंशिकी कहा जाता है। दोस्तों वनस्पति विज्ञान की एक शाखा पारिस्थितिकी है जो दुनिया भर में पौधों के वितरण का अध्ययन करती है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कुछ प्रजातियां कुछ स्थान पर क्यों उगती हैं। दोस्तों चलते हैं विस्तार से, हम लोग जानते हैं आगे कि क्या है। दोस्तों वनस्पति विज्ञान पौधों का विज्ञान है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, पौधों के वर्गीकरण के सिद्धांतों और उनका पौधों की विकासात्मक प्रक्रिया से संबंध का अध्ययन करना पौधों के संरक्षण के लिए रणनीतियां स्थापित करने की दिशा में पहला कदम। पौधों के जीवन के आणविक गुणों, पौधों के अस्तित्व और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे पौधे को मानव आबादी और गतिविधियों, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसे खतरों और चुनौतियों का प्रतिरोध करने में मदद करते हैं। कुछ संधियों और संगठनों ने पौधों पर खतरे के प्रभाव को दूर करने के लिए रणनीतियां स्थापित की हैं, जिन तरीकों से पौधों की प्रजातियों को भविष्य के लिए संरक्षित और अभिलेखित किया जाता है। वे समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि ये प्रक्रियाएं जैव विविधता के लिए किस प्रकार प्रासंगिक हैं। यह भी आवश्यक है वैज्ञानिकों को वनस्पति जीवन के अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानने में मदद करना। दोस्तों वनस्पति वर्गीकरण सिद्धांत पौधों की प्रजातियों की पहचान, संरक्षण और प्रबंधन के लिए पौधों का वर्गीकरण महत्वपूर्ण है। वनस्पति विज्ञान के इतिहास के दौरान वनस्पति शास्त्रियों ने पौधों को वर्गीकृत करने और उनके वर्गीकरण को रिकॉर्ड रखने का प्रयास किया। दोस्तों वनस्पति वर्गीकरण को 5 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। कृत्रिम प्रणाली एक गैर विकासवादी प्रणाली है, क्योंकि यह प्रजातियों के कुछ लक्षणों और आकारिकी पर आधारित है। जैसे जैसे अधिक पौधों की खोज हुई, यह सिद्धांत अवांछनीय होता गया। प्राकृतिक प्रणाली जीवों के बीच प्राकृतिक संबंध पर आधारित है। कुछ विशेषताओं पर भी विचार किया जाता है, जैसे आकारिकी और शरीर रचना। इसका उपयोग जीवों की प्राकृतिक विशेषताओं के साथ वर्गीकरण को संयोजित करने के लिए किया जाता है। फाइलोजेनिक प्रणाली विकासवादी इतिहास के अनुसार पौधों का वर्गीकरण है। दोस्तों पौधे एक ही पूर्वज से उत्पन्न हुए हैं। फेनेटिक्स प्रणाली या संख्यात्मक वर्गीकरण जो क्रांतिकारी संबंध को प्रतिबिंबित नहीं करता है। इसे मापे गए और वर्णित पात्रों का उपयोग करके व्यक्तिपरकता को खत्म करने का एक प्रारंभिक कदम माना जा सकता है। दोस्तों क्लैडिस्टिक प्रणाली को कम प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। वर्गीकरण का व्यक्तिपरक तरीका या लक्षणों के बीच विकासात्मक संबंधों को दर्शाता है। वहीं पौधों का वर्गीकरण पौधे की विकासात्मक प्रक्रिया पर निर्भर करता है। पुराने तरीकों से वर्गीकरण की कुछ प्रक्रियाएं पौधों के विशिष्ट गुणों और उनकी प्राकृतिक पर आधारित होती है। यह भी पौधों के भागों पर आधारित है। यह पौधों कैरोफाइट समूह के चारालेस नामक मीठे पानी के शैवाल से विकसित हुआ है। इसलिए पौधे का वर्गीकरण शैवाल जगत से बदलकर 2 प्रमुख समूहों में कर दिया गया, संवहनी और गैर संवहनी पौधे।
जो संवहनी ऊतक पर आधारित होते हैं। संवहनी पौधों को दो समूहों में विभाजित किया गया जाता है, बीज अथवा बीज रहित पौधे। प्रत्येक उप समूह को विकासवादी प्रक्रिया के 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। दोस्तों, बीज पौधों को एंजियोस्पर्म के 1 वर्ग और जिनोस्पर्म के 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। ये हैं पौधों का विभाजन। अन्य जीवों की तरह पौधे भी कई खतरों से प्रभावित हुए हैं, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग, अवैध व्यापार और अन्य मानवीय गतिविधियां बढ़ी हैं। पौधे संरक्षण के लिए वैश्विक रणनीति जो GSPC पौधे के संरक्षण के लिए सबसे प्रभावी रणनीतियों में से एक है। इसमें 5 उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। पौधों की विविधता की पहचान, पौधों की विविधता को समझना और उसका दस्तावेजीकरण करना। यह उद्देश्य महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी समस्या को हल करने के लिए सबसे पहले समस्या की पहचान करना आवश्यक है। दूसरा उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पक्षों को और पौधों की विविधता को प्रभावी ढंग से संरक्षित करने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा उद्देश्य पादप विविधता की स्थिरता के बारे में बात करना है, जिसे पादप संरक्षण के प्रयोग से प्राप्त किया जा सकता है। मेरा मानना है कि चौथा और पांचवा उद्देश्य इस रणनीति का मुख्य बिंदु है। किसी भी संरक्षण रणनीति में शिक्षा, जागरूकता और सार्वजनिक सहभागिता आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN एक और सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है क्योंकि यह एक ऐसा ढांचा प्रदान करता है जो पर्यावरणविदों को पौधों के संरक्षण की योजना बनाने और उसे लागू करने, निगरानी करने या और उसका मूल्यांकन करने में मदद करता है। यह एक लाल सूची निर्धारित करता है जिसे पशु और पौधों की प्रजातियों की स्थिति के बारे में जानकारी का स्रोत माना जाता है। यह औषधीय पौधों की 44 विलुप्त होने की कगार पर खड़ी भारतीय प्रजातियों का लाल सूची में जोड़ने में सफल रहा। IUCN ऑर्गेनाइजेशन 2015। दोस्तों, एकोनिटम चस्माथम केकड़े की 2 प्रजातियां करास्टमा हेलिकम और करास्टमा MD को गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। लुप्त प्राय प्रजातियों का अवैध व्यापार पौधों की प्रजातियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। लुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापार पर अंतरराष्ट्रीय संरक्षण साइट्स लुप्त प्राय पौधों की प्रजातियों के व्यापार को रोकने और प्रतिबंधित करने के लिए स्थापित किया गया है। मेरी राय में मुझे नहीं लगता कि यह रणनीति पौधों की प्रजातियों के संरक्षण में प्रभावी है। यह एफ्रोमोर्सिया पेड़ों की रक्षा करने में विफल रहा। यह गैर राज्य सदस्य देशों में अवैध व्यापार को नियंत्रित नहीं कर सकता। साथ ही इसके लिए मजबूत कानूनों और विनियमों की आवश्यकता होती है जो देशों की प्राथमिकताओं में नहीं हो सकते। इसके अलावा युद्ध क्षेत्र जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र साइट्स लुप्त प्राय प्रजातियों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होगा। दोस्तों, आणविक गुण। पादप कोशिका 4 प्रकार के मैक्रो मोलेक्यूल्स से बने होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। इसे ऊर्जा का एक प्राथमिक स्रोत माना जाता है जिसकी अधिकांश जीवों की आवश्यकता होती है। यह कोशिका भित्ति को भी सहारा देता है और कुछ कोशिका झिल्लियों पर मार्कर के रूप में कार्य कर सकता है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। मोनोसैकेराइड जैसे ग्लूकोज को ऊर्जा के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। डिसैकेराइड कई मोनोसैकेराइड की एक श्रृंखला है। कुछ शर्करा एक साथ जुड़कर पॉलीमर या पॉलीसैकेराइड बना सकती है। प्रोटीन एक बड़ा और जटिल अणुकण कोशिका के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इसके बिना कार्य नहीं कर सकता। कोशिका में इसकी एक आवश्यक भूमिका होती है क्योंकि यह पदार्थों को इधर उधर ले आता है, कोशिका भित्ति का सहारा देता है, संकेत भेजता है और रासायनिक प्रतिक्रियाओं का समर्थन करता है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी DNA और रीनो न्यूक्लिक एसिड यानी RNA DNA कोशिका आनुवंशिकी के लिए महत्वपूर्ण है। यह कोशिका की जानकारी के लिए जिम्मेदार है जिसे संग्रहित, कॉपी और स्थानांतरित किया जा सकता है। यह आपके लैपटॉप पर हार्ड ड्राइव के रूप में कार्य करता है जहां आप डेटा और जानकारी रख सकते हैं। RNA की संरचना DNA के समान है लेकिन यह अपने कार्य में अधिक लचीला है। कुछ RNA कोशिका की जानकारी रखते हैं, उनमें से कुछ प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं और कुछ प्रोटीन गठन करने को नियंत्रित करते हैं। लिपिड ऐसे अणु होते हैं जो पानी के साथ मिल नहीं सकते, जैसे तेल, वसा और मोम।
इसका उपयोग ऊर्जा के भंडारण और कोशिका भित्ति के समर्थन के रूप में किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये हमने जाना व्हाट इज बॉटनी, वनस्पति विज्ञान क्या है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम में मिलता रहे। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के आप फ्री प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।